अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। दूसरी जंग अजीम के हौलनाक जराइम का जिक्र हो तो आम तौर पर हिटलर और नाजियों के होलोकॉस्ट का नाम ज़हन में आता है, लेकिन तारीख के सफ़हात में एक ऐसा सियाबाब भी है जो शायद नाजियों के जुल्म से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। जापान के दूर दराज इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री थी जहां मशीनें नहीं बल्कि इंसानों को काटा जाता था, जहां जिंदगी को बचाने के लिए नहीं बल्कि मौत को हथियार बनाने के लिए तजर्बात किए जाते थे। इसे दुनिया यूनिट 731 के नाम से जानती है। आज हम इस खुफिया यूनिट के उन हकायक से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जापानी हुकूमत और अमेरिका ने मिलकर बरसों तक दुनिया से छुपाए रखा। इस हौलनाक यूनिट का मास्टरमाइंड एक डॉक्टर था जिसका नाम था शिरो इशी। ये एक इंतहाई ज़हीन लेकिन संगदिल माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसका मानना था कि मुस्तकबिल की जंगें गोलियों से नहीं बल्कि जरासीमों से जीती जाएंगी। 1930 की दहाई में जब जापान ने चीन पर कब्जा किया तो इशी को अपनी मर्जी के तजर्बात करने के लिए एक वसी इलाका मिल गया। इसने मंचौरिया, चीन के एक गांव पिंगफानग में एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स तामीर किया जिसे बज़ाहिर पानी साफ करने का मरकज कहा जाता था, लेकिन हकीकत में वो मौत की लेबॉर्ट्री थी। यूनिट 731 के डॉक्टर्स अपने इंसानी कैदियों को इंसान नहीं समझते थे। वो उन्हें मार्विटा कहते थे, जिसका जापानी ज़बान में मतलब है लकड़ी के लट्ठे, लोग्स ऑफ वुड। उन कैदियों में चीनी शहरी, रूसी फौजी और यहां तक के ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। उनके साथ वो सलूक किया गया जो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। बगैर बेहोशी के ऑपरेशन विवसेक्शन कैदियों को जिंदा रहते हुए काटा जाता ताकि ये देखा जा सके कि इंसानी आज़ा बीमारियों पर कैसे रद्द अमल देते हैं। डॉक्टरों का ख्याल था कि बेहोशी एनेस्थीसिया के इस्तेमाल से नताइज तब्दील हो सकते हैं। पिल्युग और हैजा के बम, कैदियों को पिल्युग और इंथ्राक्स जैसी बीमारियों के इंजेक्शन लगाए जाते और फिर उन्हें तजर्बाती बमों के जरिए दूसरे इलाकों में फैलाया जाता। यूनिट 731 सिर्फ एक कमरे तक महदूद नहीं था। जापानी फिजाइया ने इन जरासीमों को पूरे चीन में फैलाने के लिए मिट्टी के खास बम तैयार किए। इन बमों में ऐसे पिस्सू, फ्लीज भरे गए थे जो पिल्युग की बीमारी फैलाते थे। तारीखी हकायक के मुताबिक उन तजर्बात की वजह से चीन के मुख्तलिफ इलाकों में वबाएं फैलें जिनसे तकरीबन 3 लाख से 5 लाख मासूम इंसान लुकमा अजल बन गए। ये वो खामोश हथियार थे जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे। जुल्म की कोई हद नहीं थी। शिरो इशी जानना चाहता था कि इंसानी जिस्म शदीद सर्दी में कितनी देर जिंदा रह सकता है। कैदियों को कड़कती सर्दी में बाहर खड़ा कर दिया जाता जब तक कि उनके हाथ पांव जिम न जाते। फिर उन पर खोलता हुआ पानी डालकर देखा जाता कि गोश्त हड्डियों से कैसे अलग होता है। इसी तरह प्रेशर चैम्बर्स में कैदियों को डालकर दबाव इतना बढ़ाया जाता कि उनकी आंखें हलकों से बाहर निकल आती। ये सब कुछ साइंस के नाम पर किया जा रहा था। 1945 में जब जापान ने हार मानी तो यूनिट 731 के डॉक्टरों ने अपने तमाम सबूत मिटाने के लिए इमारतों को बमों से उड़ा दिया और बाकी बच जाने वाले कैदियों को कत्ल कर दिया। दुनिया को तवक्को थी कि इन मुजरिमों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन यहां तारीख का सबसे बड़ा मोड़ आया। अमेरिका ने शिरो इशी और उसकी टीम के साथ एक खुफिया सौदा किया। सौदा ये था, अगर जापानी डॉक्टर अपने तमाम इंसानी तजर्बात का डेटा अमेरिका को दे दें तो उन्हें किसी भी जंगी जुर्म, वॉर क्राइम्स की सजा नहीं दी जाएगी। अमेरिका ये डेटा सोवियत यूनियन से पहले हासिल करना चाहता था। नतीजे के तौर पर जिस डॉक्टर ने लाखों इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारा वो अपनी कुदरती मौत मरा और इसे कभी अदालत नहीं लाया गया। नाजरीन, यूनिट 731 की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकतवर ममालिक अपने मुफाद के लिए इंसानियत का सौदा करने से भी ग्रेज नहीं करते। जापानी हुकूमत ने दहाइयों तक इस यूनिट के वजूद से इनकार किया, लेकिन सच को कितना ही दफन किया जाए वो एक दिन सामने आ ही जाता है। क्या आपको लगता है कि साइंसी डेटा के बदले कातिलों को मुआफ करना दुरुस्त फैसला था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई तो इसे शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।